Bismillahirrahmanirrahim. Today we start about hematology and oncology from USM step 1. सबसे पहले इसकी एम्ब्रियो को लेंगे। एम्ब्रियो में सबसे पहले हेमाटोलॉजी ऑनकोलॉजी, हेमाटोलॉजी ब्लड के बारे में पढ़ना, ऑनकोलॉजी सेल के बारे में पढ़ना। ठीक है, इन्हें सबसे पहले हम तय हुआ कि जब हमारे पास बच्चा जब एम्ब्रियो का बन रहा होता है ना, जब एम्ब्रियो उसकी स्टेज में चला जाता है, ठीक है, जब वो जेंसी वगैरह प्रोसेस हो गए, एम्ब्रियो यूट्राइन में है, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो उसको ब्लड सेल बनते हैं या उसको ब्लड सेल सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, या ब्लड सेल जहाँ से बन रहे होते हैं वो हमारे पास तय है कि योग सैक से, लीवर से, स्प्लीन से और बोन मैरो से। पहले जो है ना 3 से 8 वीक में हमारे पास बनते हैं योग सैक से, फिर लीवर में 6 से जो है 6 वीक से बढ़ता है लीवर में, 10 to 28 वीक स्प्लीन में और 18 टू जब बच्चा अडल्ट में चला जाता है बोन मैरो में फिर बनता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें बताया है हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट ये है कि सबसे पहले जो है ना इसमें बताया है कि जब बच्चा एम्ब्रियो की स्टेज में होता है उसमें हमारे पास 2 तरह की हीमोग्लोबिन होती है, ये उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन जब उस फिटल में चला जाता है, जब अडल्ट में जाता है और जब एम्ब्रियो में होता है। ठीक है सर, जब एम्ब्रियो में होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ग्रोथ 1। ठीक है, ये दोनों निशान है इसके हीमोग्लोबिन। देन फिटर में जब हीमोग्लोबिन बनती है उसमें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एफ जो 2% होती है। ठीक है, देन उसमें बताया हुआ है कि जो अडल्ट में हीमोग्लोबिन A2 होती है, इसमें अल्फ़ा बीटा होती है, उसमें अल्फ़ा गामा होते हैं। ठीक है, देन इसने बताया हुआ है कि जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना हीमोग्लोबिन अडल्ट में अल्फ़ा और जो है ना अल्फ़ा और डेल्टा वाली जो है ना हीमोग्लोबिन होती है अल्फ़ा में। ठीक है, मटरनल हीमोग्लोबिन A2 and A2 को डिपेंड अल्फ़ा एंड डेल्टा इज़ अ पार्ट ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट होती है ना अल्फ़ा और डेल्टा 2 स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अल्फ़ा हीमोग्लोबिन A2 ही होती है, अल्फ़ा बीटा वाली। ठीक है, इसमें तो इसने बताया हुआ एरिथ्रोपोइएटिस की कोपन में जो होता है योग सैक, लीवर, स्प्लीन, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन जो है एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन होती है। ठीक है, इसमें ये वो वाला स्ट्रक्चर में बता दिया होगा। देन इसमें बताया हुआ है कि जो है ना हमारे पास ब्लड ग्रुप होती है। ब्लड ग्रुप जो है ना कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसने हमें बताया हुआ है कि जो है ना रेड ब्लड सेल की टाइप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो एंटीजन है वो सेम होगी। ठीक है, ए बी और ओ नॉन। जो एंटीबॉडी है वो उसकी डिफरेंट होगी, ए की बी होगी, बी की ए होगी और ए बी की जो है ना वो नन होगी और एंटीबॉडी जो है ना इसकी ए और बी होगी। ठीक है, देन हमें इसने बताया हुआ है कि जो हम डोनेट रिसीव ले सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ए से हम रिसीव ले सकते हैं, ए और ओ से, बी और ओ से हम रिसीव कर सकते हैं, ए बी और ए बी ओ से हम रिसीव कर सकते हैं और ओ से हम रिसीव कर सकते हैं। और डोनेट हम कर सकते हैं ए बी से, ए बी, बी और ए बी। मतलब क्या हम इसको जैसे याद रख लेंगे ए बी और ए बी। ठीक है, और यहाँ तीनों का मिक्सचर यहाँ पर कर दें ए बी ओ एंड ओ। ठीक है, इसने मतलब बता दिया कि हम डोनेट और रिसीव कैसे कर सकते हैं। देन इसने ये हम बताया हुआ RH क्लासिफिकेशन, ये हम पहले को ये समझाता फिर आपको ये बताऊँगा। RH क्लासिफिकेशन ये है कि सबसे पहले जो फीटस होता है ना उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, उससे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई, हम कहते हैं एरिथ्रोप्लास्टिस फेटालिस। इसमें ये होता है कि RH हेमोलाइटिक डिजीज में होता है कि RH मदर में जो पोस्ट नेगेटिव होता है और फीटस में पॉजिटिव होता है, उसमें क्या क्रॉस सेक्शन हो जाता है प्लेसेंटा में। पहली मरतबा तो नहीं होता, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब बार प्रेगनेंसी तब होता है, तब होगा तब क्रॉस प्लेसेंटा के क्रॉस करेगी। ठीक है, ब्लड प्लेसेंटा के क्रॉस करेगा और क्या करेगा जो है ना अब देखेगा कि वो भाई जो है ना RH पॉजिटिव है। ठीक है, ब्लड बेबी का वो क्या करेगा कि अब एंटीबॉडी बनाना शुरू होगा, एंटीबॉडी IG। जब IG से एंटीबॉडी D बनेगी वो क्या कर देगी, रेड ब्लड्स की हेमोलाइसिस स्टार्ट करवा देगी। सेम इसमें ये बताया हुआ है कि जो माँ का ब्लड ग्रुप है वो O है और बच्चे का B और A है, B या A। अब क्या करेगा वो सेम क्रॉस ब्लड से क्रॉस करेगी, वहाँ पर जाकर रेड ब्लड सेल की क्या करा देगी, IgG की लेवल पर जाएगा और कॉम्प्लेक्स हेमोलाइसिस करवा देगी। ठीक है, उसके बाद इसने बताया हुआ है कि जो है ना इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो जॉन्डिस की जाती है, इसमें माइल्ड और इसमें जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, ट्रीटमेंट से बताया है प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास जो एंटी-IG जो हम उसको बंद करते हैं, मतलब कि उसको किसी तरीके से स्टॉप कर देते हैं तो हमारे पास प्रिवेंशन हो सकता है, इसमें ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, देन इसने यहाँ पर हमें बता दी हुई है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। यहाँ पर हमें एंटीबॉडी D दिखाई देगी, यहाँ पर एंटीबॉडी D दिखाई देगी, यहाँ नन दिखाई देगा, यहाँ पर RH पॉजिटिव और नेगेटिव और RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देगी। ये दोनों सेम है, बस इससे याद करना, मेन हमने ये याद करना। ठीक है, उसके बाद
एनाटॉमी स्टार्ट हो जाती है। एनाटॉमी में सबसे पहले इसने बताया हुआ है माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल में आपको पता है कि एरिथ्रोब्लास्ट, थ्रोम्बोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट या मायोब्लास्ट आ जाते हैं, ठीक है। मोनोब्लास्ट भी आगे डिवीजन होती है न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल और उससे कहते हैं न्यूट्रोफिल, और मोनोब्लास्ट से आगे मायोसाइट्स वगैरह बनते हैं, माइक्रोफेजेस का मैक्रो के रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल बनते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें न्यूट्रोफिल में सबसे पहले बताया न्यूट्रोफिल में क्या था। न्यूट्रोफिल में जो है ना बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और साथ ग्रेन्यूल पड़े होते हैं। ग्रेन्यूल में हमारे पास जो है ना लिकोट्राइन्स, लाइसोम्स और कैसे कहते हैं लैक्टोफिन्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि इन्फ्लामेशन जब स्टेट होती है तब न्यूट्रोफिल को कुछ चेंज करते हैं। जब वो चेंज कर लेंगे तो उसमें जो हमारे पास मार्फोलॉजी अपीयरेंस है वो ब्लूइश कलर अपीयरेंस आएगी और क्या आएगी, ढोल बॉडी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसने इसमें बताया हुआ, इसमें बताया हुआ है लिक्विड थ्रोब्लास्ट रिएक्शन। इसमें क्या इसमें बताया हुआ है कि इन ब्लड सेल हो जाए, इनमें चोर हो जाते हैं, क्योंकि बोन मैरो में ना वहाँ पर जाके सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सेल जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो वहाँ पर फ्रोज की कंडीशन कर देते हैं, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट मतलब की हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, मेटास्टेसिस की कंडीशन हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद इसने बताया हुआ यहाँ पर एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपको पता है रेड ब्लड सेल के इसकी टोटल अमाउंट जो है ना वो 4.5 मिलियन माइक्रो मीटर या सॉरी लीटर है, ठीक है। उसके बाद इसने आगे बताया हुआ है कि माइक्रोमीटर। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना लाइफ स्पैन 120 डेज़ है और 60 to 90 डेज़ बच्चों में है। देन इसने यहाँ बताया हुआ है कि अगर जो है ना इसमें मैच्योरेशन आ गई या इसमें इमेच्योर होगा, इसमें हमारे पास जो ब्लूइश कलर दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, रेजिड्यूल रेपोसोमल आरएनए दिखाई देगा, ठीक है, लटका हुआ, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट बनता है। थ्रोम्बोसाइट हमारे पास होते हैं, ये दोनों ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें जो लाइफ स्पैन 8 to 10 डेज होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को करता है, ठीक है, और गोल्डन फैक्टर को करवाता है और ग्लाइकोप्रोटीन को और फाइब्रोजन को एक्टिव करवा के उसके साथ बाइंड करवाता है प्लेटलेट एंडोथेलियल के साथ। जब एंडोथेलियल के साथ बाइंड करता है तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन और कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने बताया हुआ मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट का इसने बताया हुआ कि मोनोसाइट जब फ्री से बाहर होते हैं तो हम कहते हैं मोनोसाइट, जब वो ब्लड के अंदर रहता है हम उसको मैक्रोफेज। आने का क्यूट इन्फॉर्मेशन में न्यूट्रोफिल्स और पुनोनिक में माइक्रोफेज होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर हमारे पास बाइलोब या मल्टीलोब, यहाँ पर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल और माइक्रोफिल का क्या फंक्शन। न्यूट्रोफिल का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बर्न इन्फॉर्मेशन वैसे लिम्फोसाइट का हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है और लीकीमिया कंडीशन। और मोनोसाइट का हमारे पास जो है ना एक्शन है वो वायरल और फंगल इन्फेक्शन, टीबी के खिलाफ और सार्कोइडोसिस के खिलाफ करता है काम। और एजिनोफिल का इस्तेमाल एलर्जी और हमारे पास क्रोनिक एडिनल सफिशिएंसी के खिलाफ, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ काम करता है। और आगे जाकर मैं मोरिंग बताऊँगा उन चीज़ों के खिलाफ। मेनली जो एलर्जी के लिए खिलाफ ये यूज़ होता है और अस्थमा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगेन इसमें बताया हुआ है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज मैंने ऑलरेडी को बता दिया, ये क्या करता है, हमारे जो एंटीजन प्रेजेंट सेल को एक्टिव कराता है, MSC क्लास 2 MSC क्लास जो को बाइंड करता है, टी सेल को एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि जो ना माइक्रोफेज डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। कफर सेल जो हेपेटोसाइट में होते हैं और हिस्टोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं और क्या जो कहते हैं मतलब ओस्टोक्लास्ट बोन में होते हैं, ठीक है। ये इसने सारा इसमें बताया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसने बता दिया हुआ है कि डेंड्री सेल हमारे पास जो है ना डेंड्री सेल, नेचुरल किलर सेल और कह सकते हैं डेंड्री सेल, नेचुरल किलर सेल और मोनोसाइट्स वगैरह और न्यूट्रोफिल्स वगैरह हमारे पास इनिशिएट इम्यूनिटी होती है। इनिशिएट इम्यूनिटी होती है जो बच्चों को मिलती है अडाप्टिव इम्यूनिटी जो बाद में टी सेल बी सेल बनते हैं, ठीक है। इसमें फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते हैं, ठीक है। माइक्रोफेज वाले सेम फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटिंग MSC क्लास 2 MSC क्लास 1 को एक्टिव करवा के और वहाँ पर जो है एंटीजन को बाइंड करवा के टी सेल को एक्टिव करवाते हैं। एजिनोफिल का मैंने आपको बता दिया कि ये पैरासाइट्स के इस्तेमाल के खिलाफ एडिनोसफिशिएंसी, एलर्जी रिएक्शन, एजिनोफिलिक और ग्रेनुलोमाइटस और न्यूप्लेजिया के लिए यूज़ होते हैं, हाइड्रोजन के लिए, मतलब कि ये इसका एक्शन इनके खिलाफ होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बताया हिस्टामाइन वगैरह होता है, ठीक है। और हिस्टामाइन जो कि क्या करता है, एजिनोफिल, पैक्सिडोसिस, एजिनोफिल और कैटानिक सॉरी हिस्टामाइन होता है। और मेजर प्रोटीन होती है जो एजिनोफिलिक पेरोक्सिडेज है, कटाइन प्रोटीन है और एजिनोफिलिक ड्राइव न्यूरोटॉक्सिन है, पेरोक्सिडेज, कटाइन और न्यूरोटॉक्सिन। देन इसमें बेनिफिट एलर्जी रिएक्शन है, सेम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एलर्जी रिएक्शन का यूज़ होता है। और इसमें हमारे पास हिस्टामाइन वगैरह होता है, जिसमें हिस्टामाइन यूज़ होता है, इसमें भी हिस्टामाइन होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है और वेजुलेटर होता है। हेपरिन होता है जो एंटीकोगुलेंट है और हिस्टामाइन वेजुलेटर है।
आगे मैथ सेल क्या करता है, मैथ सेल हमारे पास एक्टिव होता है और जाके एंटीजन पे बाइंड करता है FSC और IgG रिसेप्टर पे, और साथ में न्यूक्लियर सेल को एक्टिव करवाता है और डीग्रेनुलेशन करवाता है सेल की, ठीक है। और क्या करता है कि इसमें जो है ना मतलब कैप्लिमेंटेशन को भी एक्टिव करवाता है। देन इसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेटा सेल्स होते हैं, हमारे पास इमेचोरेशन होगी मैथ सेल की, तो हमारे पास कौन कौन किसी वजह से होगा। सबसे पहले इसने बताया हुआ है किट म्यूटेशन होगी, किट म्यूटेशन की वजह से स्टमक इंक्रीज होने की वजह से, फ्लशिंग की वजह से, प्यूरिटीज, अब्डोमिनल पेन या डायरिया या पेप्टिक अल्सर की वजह से म्यूटेशन आ सकती है। दैन लिम्फोसाइड का आ गया, लिम्फोसाइड क्या करते हैं, लिम्फोसाइड हमारे पास B और T सेल की फॉर्म होते हैं। B सेल को पता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी आगे प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी IgG M बनता है, वो आगे जाके कहते हैं हम सेल की किलिंग में हेल्प करते हैं। और T सेल करते हैं साइटोटॉक्सिस सेल का CD4 CD8 और MSC क्लास 2 को MSC क्लास 2 को आगे जाकर उनके साथ बाइंड होते हैं और क्या करते हैं एंटीजन की प्रेजेंटिंग करते हैं कि ये एंटीजन है, यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, आगे T सेल को एक्टिवेट करा के उसकी डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। और देन इसने बताया हुआ है कि जो लिम्फोसाइड यहाँ पर नेचर किलर सेल B सेल मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया प्लाज्मा सेल भी B सेल से रिलीज होते हैं। B सेल प्लाज्मा सेल एंटीजन बनाता है, एंटीजन उसमें हमारे पास जो प्लाज्मा सेल में क्रोमाटिन व क्लोरोफिल दिखाई देगा और एसेंट्रिक न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा, ठीक है। देन इसने बताया हुआ है कि मल्टीपल मायलोमा इज प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिस, मल्टीपल मायलोमा हो सकता है अगर सेल की वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गई या सेल वहाँ पर मचोर ना हो पाए तो वहाँ पर मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन हो सकती है। और MSC क्लास 2 के लिए CD4 है और MSC क्लास 1 CD8 है। सारा इसमें ये बताया, उसमें इसने बता दिया प्रोफिलिन और ग्रेनोएंजाइम करते हैं, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वगैरह होते हैं और जाके अंदर जाकर उसकी सेल की डिस्ट्रैक्शन कराते हैं। और प्रोफिलिन क्या करता है, इसके अंदर जाता है और अंदर जाके इसके पोर्स बना देता है, ठीक है। पोर्स बना के और सेल के अंदर पोर्स बनाता है और पोर्स बना सेल की डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है विद लाइसोम हेल्प। और ग्रेनोसोम क्या करता है, बाहर एंटीजन को प्रेजेंट करवाने में मदद करता है कि एंटीजन है भाई, इसको पकड़ो। देन हो जाता है फिजियोलॉजी में इसने बताया हुआ है कि हमारे पास 3 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन A2, उसके बाद सिकल सेल डिजीज़ के लिए हम HbS यूज़ करते हैं और फीटर के लिए HbF यूज़ करते हैं, तो सबको पता है। उसके बाद इसके अंदर हीमोग्लोबिन C होती है, ठीक है। और देन इसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो एंटी ग्लोबिन टेस्ट है ना, वो हमारे कौन टेस्ट होता है कि हम चेक करते हैं कि भाई रेड ब्लड सेल जो है ना डिफेक्ट द ब्रांचेस ऑफ एंटीबॉडी किन, मतलब कि एंटीबॉडी जो रेड ब्लड सेल के खिलाफ और उसको कितना डिफेक्ट पहुंचा रही है, हम उसको लिए जो टेस्ट करते हैं उसको कौन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसने बता दिया हुआ है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन सबको पता है कि वोल्बर्न फैक्टर रिलीज होता है प्लेटलेट एंडोथेलियम में से क्या कहते हैं वोल्बर्न फैक्टर रिलीज होगा। और उसके बाद ऊपर आकर प्लेटलेट ग्लाइकोजन टाइप 2 ग्लाइकोजन टाइप 1 की हेल्प में से, ठीक है। और इनकी ग्लाइकोजन टाइप 1 को हम ब्रुंडामैन सिंड्रोम कहते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी, और टाइप 2 को हम कह देते हैं कि ग्लैंजामैन, जैसे बर्नर सिंड्रोम इसे ग्लैंजामैन कहते हैं टाइप 2 को। उनकी मदद से क्या था फाइब्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जाकर प्लेटलेट की बाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सबसे पहले आपको पता है कि जब इंजरी होती है तो ऑर्गेनिक एसिड में से क्या होता है साइक्लिक एसिड और साइक्लिक एसिड 1 और साइक्लिक एसिड 2 जो होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 I2 D2 रिलीज करता है। शाम जो है ना वो वैसोडिलेशन करवाते हैं और शाम जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और कुछ जो है इनहिबिट करवाते हैं उसको प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 वो क्या करता है, इनहिबिट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वो क्या करता है प्रमोट करवाता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, ठीक है। और उसमें जो प्रोटीन C होती है वो थर्मोग्लोबिन वो एंटीकोगुलेंट होती है। इसमें सारे पैराग्राफ में इसने सिर्फ यही बताया हुआ है, ठीक है। देन इसने यहाँ बता दिया होगा कि फैक्टर्स ने एग्जाम्पलिक इंट्रिंसिक फैक्टर बताया है। सबसे पहले इसने हमने कोई भी इंट्रिंसिक फैक्टर है वो उससे आता है फैक्टर 10 एक्टिव होता है, फैक्टर 10 एक्टिव 7 को एक्टिवेट करता है, 7 को एक्टिवेट करते साथ क्या करता है 5 को 5 2 को, और 2 जो है ना 2 का एक्टिव में आकर थर्मल प्रोसेस को और क्या करते हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन कर देते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर ये और एक्सटेंसिव फैक्टर में सॉरी एक्सटेंसिव मैंने आपको बताया। और इंट्रिंसिक में जो होता है कि इसमें हम आप सबसे पहले कहते हैं कि 12 से 9 और 9 से 8 11 9 और 9 से 8 और 9 में 10 से 7 से 5 और 2 और की एक्टिवेशन होती है फाइब्रिन। और देन क्या उसका काम करते हैं 1 और 1 नहीं फाइब्रिन और वहाँ पर क्या कर देते हैं आके प्लेटलेट के एग्रीगेशन करते हैं। मेडिसिन का बताइए भी है कि हमारे पास जो मेडिसिन है इसको रोकने के लिए वो सबसे पहले एस्प्रिन आपको पता है, उसके बाद होता है
अल्पटलेज एंड रेक्टपटलेज। और यहाँ उसने बताई हुई है कि डेल्टा प्लेन एंड एक्सोप्लेन, ठीक है। यहाँ दोनों आप लिख सकते हैं, अल्टाप्लेज एंड डेल्टा प्लेन, डेल्टा प्लेज और डेल्टा प्लेन और रेक्टाप्लेज, ठीक है। ये सारा इसने बताया हुआ कि अगर 8 की फैक्टर ए की डेफिशिएंसी हेमोफीलिया ए, अगर फैक्टर 9 की तो हेमोफीलिया बी, और अगर फैक्टर 11 की तो हेमोफीलिया सी की कंडीशन है। ये सारा इसमें ये बताया होगा। और यहाँ उसने बता दिया होगा कि विटामिन के जो है ना, अगर विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम जो है ना रेफरेंस देते हैं ताकि विटामिन जो है ना एक्टिव फॉर्म में रिडक्टिस ऑक्सीडाइज की फॉर्म में वापस चला जाए, रिडक्टिस की फॉर्म में ना जाए। उसमें जो इनहिबिट करते हैं हम इसको करते हैं रिडक्टिस एपी ऑक्सीडाइज जो एंजाइम होता है ना, उसको हम इनहिबिट करते हैं, इस वजह से वेफिन इनहिबिट करते हैं, इस वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में जाता है, एक्टिव फॉर्म में दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। ये सारा इसने बस यही बताया हुआ है। दैन इंशाल्लाह हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे।